आप देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और मंथन में आज खास चर्चा बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट को लेकर, इसी के साथ ही जो उग्र आंदोलन अब हिंदुओं को टारगेट बना रहा है उसको लेकर। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन अब उग्र हो चुका है। सोमवार को यहां पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा देने के बाद देश छोड़ दिया और उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब हिंदुओं पर भी हमला शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारी हिंदू मंदिर और घरों पर हमला कर रहे हैं, उसे अपना टारगेट बना रहे हैं। बांग्लादेश में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने एक हिंदू मालिक के मॉल पर हमला कर दिया और यहां खूब लूटपाट की गई। हिंदुओं के घर पर प्रदर्शनकारी हमला कर रहे हैं। हिंदू यहां से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें हिंदुओं के घर पर प्रदर्शनकारी हमला कर रहे हैं और महिलाएं मदद मांगती नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। इसके साथ ही इस्कॉन टेम्पल जो है, इस्कॉन टेम्पल को लेकर ये तस्वीरें सामने आई। इस्कॉन टेम्पल में भी हमला किया गया। वहां के एक पुजारी का वीडियो भी वायरल हुआ जहां वो रो रो कर मदद मांग रहे हैं। मदद उन्होंने मांगी है और इसी पर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले तस्वीरें आप ये देखिए किस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर अराजकता फैलाई जा रही है। बगावत के सुर लगातार वहां पर उठते हुए देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जो आरक्षण को लेकर आंदोलन हुआ है, आरक्षण को लेकर आंदोलन कहां तक बढ़ा है। अब ये आंदोलन यहां तक बढ़ गया है कि आंदोलन के चलते अब हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है। लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आरक्षण पूरा हुआ, आरक्षण को लेकर जो आंदोलन हुआ, छात्रों का ये आंदोलन था। आरक्षण को लेकर छात्रों ने वहां पर आंदोलन किया। प्रदर्शनकारियों ने लगातार इसके पहले भी वहां पर राष्ट्रपति आवास में वो गए, वहां पर उन्होंने लूटपुट मचाई और उसके बाद कल की तारीख में 5 अगस्त को वो पीएम आवास में पहुंचे। पीएम आवास में उन्होंने लूटपाट की, तोड़फोड़ मचाई और वहां से शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर रवानगी करनी पड़ी। भारत में वो है और अब भारत से लंदन या फिर फिनलैंड जाने की तैयारी में है। जैसे ही उनको क्लियरेंस मिल जाएगा तो वो यहाँ से रवाना हो जाएंगी। लेकिन कई सारे सवाल खड़े होते हैं। जो प्रदर्शन सिर्फ आरक्षण को लेकर किया गया, वो डिमांड पूरी होने के बाद, शेख हसीना के वहां से जाने के बाद खत्म क्यों नहीं हुआ, उसे सेना ने नियंत्रित क्यों नहीं किया। जिसके बाद अब ये तस्वीरें सामने आ रही कि वहां पर हिंदुओं को टारगेट बनाया गया, हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए, कट्टरपंथियों का शोर लगातार इस तरह से देखा गया और इसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विकास तिवारी जी जुड़ चुके हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और इसी के साथ हमारे साथ नवीन प्रशाली जी, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ प्रबोधानंद जी महाराज, राष्ट्रीय हिंदू सेना अध्यक्ष, बहुत स्वागत है प्रबोधानंद जी। और इसी के साथ हठ योगी महाराज हमारे साथ जुड़ गए, अखाड़ा परिषद विश्व हिंदू अध्यक्ष, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और शुरुआत नवीन जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि वहां पर जो हिंदुओं की आबादी है, 8% तक की लगभग आबादी वहां पर बची हुई है अब हिंदुओं की, बांग्लादेश की अगर हम बात करें। लेकिन कई भारतीय वहां पर अभी तक भी फंसे हुए हैं। 19,000 के लगभग जो भारतीय हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं, जिनमें से कई जो भारतीय हैं वो वापस आ गए हैं। लेकिन उन हिंदुओं को लेकर भी अब सवाल हो रहे हैं जो वहां पर हिंदू है। लगभग जो संख्या है हिंदुओं की 1 करोड़ के आसपास की संख्या है। भारतीयों के लिए और उन हिंदुओं के लिए सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार इसको लेकर क्या कदम उठाने वाली है और अगली भूमिका सरकार की क्या रहने वाली है उन हिंदुओं के लिए और जो भारतीय वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं उनको लेकर। जी ऋषिका जी, आपने सही कहा कि हमारा पड़ोसी देश इस वक्त अराजकता और हिंसा के दौर से गुजर रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो आरक्षण के नाम पर शुरू हुई थी भीड़, और वो धीरे धीरे सत्ता पलट तक पहुंची और सत्ता पलट के बाद भी नहीं रुके हैं। यहाँ पर माइनॉरिटी को जो है टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें हमें सोचने वाली बात यह है कि इसके पीछे क्या चाल है, उसमें समझना पड़ेगा कि क्या ये आरक्षण की डिमांड थी। अगर आरक्षण की डिमांड होती तो आरक्षण तो कोर्ट ने मना कर दिया था कि लागू होगा दोबारा। 2018 में वहां की सरकार ने आरक्षण को खत्म किया था तो कोर्ट ने उसको वापस कर दिया था कि लागू होगा। तो वहां पर जब बात हो गई तो उसके बाद ये यहाँ तक पहुंचना और पीएम के आवास में जाना, वहां पर लंच होना, फिर उसको सामान को छीनना, ये कमोबेश उसी तरह का आंदोलन हुआ जिस तरह श्रीलंका में हुआ था और वही अब बांग्लादेश में हुआ। तो इसके पीछे कौन है, किसने वहां के जो छात्र संगठन जो है, छात्र शिविर है, किसने इसको भड़काया, किसने ये आंदोलन खड़ा किया, इसके तह में जाने की जरूरत है।
लेकिन जहां तक बात है कि हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। सरकार ने भी इसका खंडन किया है, सभी संगठन इसके खिलाफ हैं। और अगर जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही सीएए लागू कर दिया था, क्योंकि हम जानते थे कि हमारे जो पड़ोस में कुछ मुल्क है उनमें हमारे जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक है, वो सुरक्षित नहीं है, उनको शरण देनी पड़ेगी। तो इसीलिए सरकार ने, आपने देखा कि सीएए लागू किया, और इसलिए लागू किया कि ताकि उन लोगों को, जो धार्मिक असहाय लोग हैं, हम्म। उनको यहाँ पर शरण मिल सके और उनको नागरिकता मिल सके। लेकिन हम्म। साथ ही देखने की बात ये भी है कि जो वहां से अवैध रूप से यहाँ घुसे हैं, उनको भी बाहर करने की जरूरत है। इसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। तो कुल मिलाकर ये देखना होगा कि आरक्षण से शुरू होकर ये कत्लेआम जो मचाने की का प्रयास किया है, इसके पीछे कौन है, उनको ढूंढना बहुत जरूरी है। ठीक है। नवीन जी, बिल्कुल आप सरकार की तरफ से इसको लेकर कई सारे आधिकारिक तौर पर बयान भी सामने आ गए, सरकार के प्रयास भी लगातार जारी। हमारे साथ प्रबुद्धानंद गिरी महाराज जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है महाराज जी आपका देश न्यूज पर। और सवाल यही है आपसे, क्यों देखिए बेहद, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण भी है, इस्कॉन मंदिर के पुजारी का जो वीडियो सामने आया है, वो रो रो कर वहां से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। और हिंदुओं पर जिस तरह की आफत बांग्लादेश में आन पड़ी है, किस तरह से देख रहे हैं उसे, और क्या चाहते हैं सरकार से, क्या करना चाहिए सरकार को? बांग्लादेश की घटना पूरे विश्व की मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और बांग्लादेश में आरक्षण तो बहाना है, हम्म। और वास्तव में उनको हिंदुओं को टारगेट करने का एक बहाना है। हम्म। और हिंदुओं को बांग्लादेश से समाप्त करने का एक इस्लाम के जिहादियों का लंबे समय से चला आ रहा षड्यंत्र है। और उसी के तहत इस आंदोलन के बहाने से, और उन्होंने वहां की सरकार को गिरा दिया। सरकार को गिराने के साथ साथ वहाँ हिंदुओं पर निरंतर हमला हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं के महिलाओं के साथ गैंगरेप किया जा रहा है, और हिंदुओं के मठ मंदिरों को वहां निरंतर तोड़ा जा रहा है। और इतना ही नहीं, मानवता की जहां विश्व में बात करने वाले लोग मौन बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बांग्लादेश में नंगा नाच हो रहा है, और हिंदुओं को जहां भी देखते हैं वहां पर कत्लेआम हो रहा है। और पूरे विश्व में जो नेता अपने को मानवता की दुहाई देते हैं, उनकी जबान क्यों बंद है? वो कहां पर सो गए हैं? और सेकुलर की बात करने वाले लोग कहां सो गए? आज हिंदुओं पर खुलेआम अत्याचार हो रहा है। वहां के जिहादी लोग इस्लाम को के बहाने से हिंदुओं पर निरंतर हमला कर रहे हैं, हिंदुओं की अस्मिता पर हमला कर रहे हैं, हिंदुओं के मठ मंदिरों को तोड़ रहे हैं, उन्हें लूट रहे हैं। और इतना ही नहीं है कि हिंदुओं को बांग्लादेश से भगाया जा रहा है, और उनकी बहू बेटियों के साथ जबरदस्ती उन्हें बंधक बना करके खुलेआम गैंगरेप किया जा रहा है। और हमारी जानकारी में आया है, इतना ही नहीं, वह जो है रेप करते हुए वीडियो बना करके और लाइव चलाते हैं वो। आप इतना दुस्साहस देखिए जिहादियों का, ये पूरी धरती की मानवता के लिए खतरा है। पूरे धरती की जो शांति की बात करने वाले लोग हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, अब इस धरती पर शांति की संभावना करना मुश्किल है। और एक बात निश्चित समझ लीजिए, बिना क्रांति के शांति नहीं आती। और अब समाज के लोगों को खड़े हो जाना चाहिए और इसका खुल करके विरोध करना चाहिए। और अगर इसका विरोध नहीं हुआ तो फिर इसके भयंकर परिणाम होंगे। मैं ये और कहना चाहता हूँ, पूरे विश्व के जो मानवता के मानने वाले सरकार के लोग हैं, उनको बिना विलंब करे बांग्लादेश पर जो वहाँ की मिलिट्री की शासन हो गया है, उस पर रोक लगाए और हिंदुओं की सुरक्षा निश्चित करे कि हिंदुओं के साथ जो निरंतर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के साथ जो निरंतर हत्याएं हो रही हैं, हिंदुओं के मठ मंदिर लूटे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, तो उन पर रोक लगे। इसके लिए सभी सरकारों को एक साथ खड़े होकर के अपने थोड़े राजनीतिक स्वार्थ छोड़ देना चाहिए और राजनीतिक स्वार्थों को एक तरफ रख के वास्तव में
मानवता की रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए। ठीक है और प्रबोधानंद ये महाराज बहुत जी, जरूरी है। इस पर नवीन जी से जवाब लेंगे, लेकिन एक एक प्रतिक्रिया हमारे साथ बाकी जगहों से भी जुड़े हुए हैं महाराज हाटी योगी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए, अखाड़ा परिषद विश्व हिंदू अध्यक्ष है जो महाराज जी आप ही के पास में आ रही हूँ। आपसे जानना चाहूंगी, आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगी, जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी और आप क्या चाहते हैं सरकार से? देखिए लगातार इसको लेकर, क्योंकि जो आंदोलन था वो सिर्फ एक आरक्षण को लेकर आंदोलन था जो अब हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, और बांग्लादेश में हमने जितने भी वहां पर आंदोलन होते हुए देखे हैं, क्योंकि लगातार हिंदुओं की आबादी वहां पर बढ़ी घटी भी है, क्योंकि अब मात्र 8% तक की आबादी वहां पर बची हुई है, और अब हिंदुओं को लगातार उस आंदोलन के जरिए टारगेट किया जा रहा है। हट योगी महाराज जी। देखिए, आरक्षण तो एक बहाना है किसी न किसी तरह का से हिंदुओं को वहां से भगाना है। इन लोग जितने भी कट्टरपंथी हैं, जिहादी हैं, इन लोगों का एक ही मकसद है कि जहां भी जो भी आबादी, जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहा है और बाकी भी कहीं हो रहा है, तो ये इसकी एक सुनियोजित योजना है। जो इस्लाम का कट्टरपंथ है ना, वो विश्व में इस तरह का संदेश देना चाहता है कि सिर्फ इस्लाम ही रहेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा। और जहां जहां जिन जिन देशों में अल्पसंख्यक है, उनकी स्थिति आप देख ही रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उठाना चाहिए, भारत सरकार को भी उठाना चाहिए और सख्ती से इसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। अगर साम दाम दंड भेद करके अगर जैसा भी हो, अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनको अपने स्तर से पनिशमेंट भी देना चाहिए, तभी ये लोग मानेंगे। क्योंकि जिहादी किसी के नहीं होते, ये सिर्फ आतंकवादी हैं, ये मानवता के दुश्मन हैं, विश्व मानव के कल्याण के लिए ये सबसे बड़ा अभिशाप है। ऐसे लोगों को अगर आप पूरा विश्व मिलके, ये तो भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है कि इन ऐसे बचाने के लिए इनके ऊपर सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ है, जो बांग्लादेश भारत के रोटियों पर पल ही रहा है, भारत की योजनाओं पर पल रहा है, भारत के सहयोग के ऊपर पल रहा है, ये भारत का खाते हैं और भारत के हिंदुओं को वही आंख दिखा रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। और ऐसे में भारत सरकार को भी सख्त कदम उठाना चाहिए। ठीक है योगी महाराज जी, हमारे साथ स्वामी सोमेश्वरानंद गिरी महाराज भी जुड़ गए हैं, विश्व हिंदू परिषद से रक्षा सेना के अध्यक्ष हैं। सोमेश्वरानंद जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन विकास तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगी, पर नवीन जी उससे पहले आपका एक जवाब मैं चाहूंगी। अब देखिए महाराज जी जो ये कह रहे हैं, एक तरफ तो उनका ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मंच पर सबको आना होगा हिंदुओं के लिए, क्योंकि जो बात की जा रही, जिस तरह से वहां पर अत्याचार हम देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एक आंदोलन को सिर्फ आरक्षण को लेकर किया जा रहा था तो उनकी डिमांड पूरी होने के बाद उस आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन अब इस्लामी जमात जिस तरह से हिंदुओं पर वहां पर हावी हो रहा है, उन्हें लगातार टारगेट बनाया जा रहा है। इस्कॉन मंदिर आप देखिए क्या हालात उसके हुए हैं, लगातार वहां पर हिंसा और आगजनी की घटनाएं हम देख रहे हैं। उस पर जवाब आप इन जो महाराज जी ने कहा है उनकी बातों का भी दीजिए, और अब सरकार इसको लेकर क्या करने वाली है, क्या कदम अगला सरकार का होने वाला है हिंदुओं को बचाने के लिए जो वहां पर हो रहा है, और जिन हिंदुओं के भारत आने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने कल कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा जो हिंदू हैं वो भारत आने वाले हैं, पश्चिम बंगाल आने वाले हैं। उसके लेकर उन्होंने कहा था कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार से बात करें, उसको लेकर भी सरकार का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? देखिए ऋषिका जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ पर जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के बैठे हों, चाहे और भी जो महानुभाव बैठे हैं, जो हमारे सनातन की धर्म ध्वजा को पकड़े हुए बैठे हैं और इसके संरक्षक भी हैं, और उन्होंने सही चिंता जताई है। और वास्तव में ये जो आरक्षण के बहाने अल्पसंख्यकों को वहां से हटाना है या उनका धर्म परिवर्तन करना है, ये एक राष्ट्रीय स्तर नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का इस पर चुप रहना भी अपने आप में संशय है। तो हमें चारों तरफ से देखना है, सरकार बहुत सोच समझ के स्टेप लगी, क्योंकि कोई भी स्टेप बहुत जल्दीबाजी में लेना नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की घटना बांग्लादेश में हो रही है उससे त्वरित कार्रवाई वहां पर चाहिए, ये सरकार भी जान रही है और सरकार इस पर पूरा विचार कर रही है। क्योंकि अगर बहुत जल्दीबाजी में कोई अगर स्टेप लिया जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर भी देखना पड़ता है, क्योंकि सरकारें बहुत सोच समझ कर स्टेप लेती है।
देश के हित की बात है, सरकार जरूर उस पर स्टेप लेगी और जो भी यहाँ पर आएंगे उनको, जैसे मैंने कहा कि सीए के तहत हम पहले नागरिकता दे रहे हैं, उनके लिए क्या हो सकता है सरकार उस पर भी विचार करेगी। और उनको इस वक्त बचाना बहुत जरूरी है। जिस हिसाब से वो मदद मांग रहे हैं, मदद की गुहार कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक असहाय अवस्था में है और उस असहाय अवस्था में भारत जैसे देश में जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निस्संदेह बहुत अच्छा सॉल्यूशन इसका निकाल के लाएगी और भविष्य में ऐसा ना हो इस पर भी विचार किया जाएगा। ठीक है नवीन जी, आप जिस तरह से बता रहे थे कि विचार इस पर किया जाएगा, लगातार इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। विकास तिवारी जी हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है। विकास जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। अब देखिए धर्मनिरपेक्षता की जिस तरह से हम बात कर रहे थे, धर्मनिरपेक्षता को लेकर क्योंकि वहां के संविधान की अगर हम बात करें तो धर्मनिरपेक्षता वहां पर था, जो 4 कोर थे, जो 4 मेन पॉइंट्स थे, उसमें धर्मनिरपेक्षता भी था। लेकिन वो धर्मनिरपेक्षता किस तरह से इधर से उधर किया जाता है और जो हम घटती आबादी हिंदुओं की देख रहे हैं उसको लेकर, क्योंकि लगातार जो सरकारें वहां पर आती रही है, किसी ने इस पॉइंट को इंक्लूड किया संविधान ने तो किसी ने इसको हटा भी दिया। और 2011 के बाद जिस तरह से शेख हसीना जब वहां से प्रधानमंत्री चुनकर आई और उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को वापस संविधान में वो लेकर आई, उसके बाद से भी जो हालात है हिंदुओं को लेकर, वो क्या बयां कर रहे हैं, किस और इशारे कर रहा है? क्योंकि धर्मनिरपेक्षता वहां पर बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर हावी होता हुआ हमें इस्लामी जमात दिख रहा है, वो किस तरफ इशारे कर रहा है? और धर्मनिरपेक्षता जिसका कोई अस्तित्व नहीं वहां पर, ना वो व्यवहार में रहा, ना उसका कोई मतलब रहा, कैसे देखें इसको? देखिए ऋषिका जी, धर्मनिरपेक्षता तो सिर्फ एक छलावा है। आप जो बांग्लादेश था ये कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। इस पूर्वी पाकिस्तान की जो बुनियाद थी वो इस्लाम के ऊपर रखी गई थी। तो अगर आप ये कहते हो कि यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता लेके आए हैं आप, तो धर्मनिरपेक्षता थी नहीं। और आप शायद भूल गए 1900 आपका जो बंटवारा हुआ था हमारा, आप बंटवारे की जो शुरुआत जिसे हम कहते हैं, जब जिन्ना साहब ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी, उसका बीज जो पड़ा था वो नोआखाली में था। अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले जो दंगे छिड़े थे वो आपको बांग्लादेश में छिड़े गए थे, मतलब बांग्लादेश हम बता रहे कि बंगाल में छिड़े थे। तो वो आग बाद में सब जगह फैली थी, लेकिन इनिशियली जो था वो सारा कुछ वहीं से होके फैला था। तो आप अगर ये कहते हैं कि वहां पे कुछ बदल गया है, हालात बदल गए, ठीक है, सरकारें बदल गई हैं, इन्होंने तानाशाही की जगह ये लेके आई है, इनका कुछ फेवर रहा होगा, जो कारण था कि मुजीबुर रहमान जो थे वो मुक्ति वाहिनी थे, उनको स्वतंत्रता संग्राम मनाते हैं वो, तो उसके कुछ बेनिफिट देने के लिए इन्होंने आरक्षण की घोषणा की, जिसका जनता का विरोध था। लेकिन इस्लामिक जो चरम पंथ था वो पहले से दबा छुपा बैठा था, उसे संजीवनी मिल गई, वो एकदम से निकल के आया और उनके साथ। और इसमें फिर वो बताया जा रहा है कि अलगाववाद जो था, पहले भी अलगाववाद चला था, उस समय बहुत सारे लोग जब यहाँ आ रहे थे। कल मैं आज भी बताऊं, एक ये जो वादा किया था कि गांधी जी के द्वारा एक वादा किया गया था कि देश का बंटवारा मेरी लाश पे होगा, तबादला आबादी नहीं होगा, यानी आबादी का तबादला नहीं होना था। कुछ लोगों ने बिलीव किया, कुछ का लालच हो गया। देखो मैडम, बड़ी मेहनत से संपत्ति जोड़ी जाती है, उन्होंने जिन्होंने संपत्ति थोड़ी बहुत जोड़ रखी थी, उन्हें लगा यार मैं कहाँ चले जाएंगे, अब तो सड़क पे आ जाएंगे। तो जो लोग इस मोह में वहां रह गए, इनमें से एक भी आदमी को अगर 47 में या 71 के समय पता होता कि उनका भविष्य ये होने वाला है, तो शायद वो देश में ना रहती। उसकी कोशिश सरकार ने की, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा सफिशिएंट काम नहीं है। मतलब जिसको हम देखा जाए कि आज आप ये बताओ कि वो लोग क्रॉस नहीं कर पा रहे, लेकिन बांग्लादेशी कैसे आ जाते हैं? मतलब बॉर्डर क्रॉस लगातार हो ही रहे थे ना, बॉर्डर क्रॉस लगातार होते जा रहे थे। जो आज जो आप बात करते हो चले जाएं, मैडम इन लोगों के पास इतनी बड़ी पेपर ट्रेल हो चुकी है कि आप उस ट्रेल को फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। इतने पुराने रिकॉर्ड्स निकालेंगे कहां से? आज जो लोग अतिक्रमणकारी हैं, लेकिन यहाँ पर विकास जी एक जवाब इस पर भी दीजिए ना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हम तब से जितने भी आंदोलन हमने देखे थे कि हिंदुओं को लगातार टारगेट किया गया। एक आंकड़ा भी है, मैं यहाँ पर चर्चा में उसको लेना चाहूंगी। मुस्लिम आबादी और हिंदू आबादी किस किस साल में, 1974 का क्योंकि आपने जिक्र भी किया था, तो तब उस समय पर भी 85.4% मुस्लिम आबादी थी और हिंदुओं की आबादी जो थी वो 13.5% थी। अगर 2011 की हम बात करें तो 89% मुस्लिम आबादी थी और 10% जो है वो हिंदू आबादी थी। घटती, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि किस साल में कितनी ज्यादा ये घटती गई है। और अगर हम 2023 की बात कर ले तो 91% मुस्लिम आबादी है और 7.96% यानी 8% के लगभग जो है वो हिंदू आबादी अभी की बची है।
शेख हसीना जब से शासन में आई है, पिछले 15 सालों की भी अगर हम बात कर लें तो तब भी तो हिंदू आबादी घटी ही है। धर्मनिरपेक्ष को लेकर हम बात कर रहे हैं, अगर धर्मनिरपेक्षता की हम बात कर रहे हैं, संविधान में उन्होंने इसमें इंक्लूड किया धर्मनिरपेक्षता, लेकिन धर्मनिरपेक्षता होने के बाद भी हिंदुओं की आबादी जो है उनके शासनकाल में भी घटी है। इसका एक क्या बड़ा कारण हो सकता है? मैडम एक बात है, केवल जो कन्वर्जन है केवल तलवार के जोर पे नहीं होता है, आर्थिक बहिष्कार से भी होता है। आप हाँ। एक लिमिटेड एरिया में रह रहे हैं, आपको सामान महंगा मिल रहा है, आपको बाई फोर्स किया जा रहा है, आपको जगह जगह पे प्रताड़ित किया जा रहा है, आप कहीं और जा रहे हैं तो आपको मतलब इनको नॉन कॉपरेशन जिसे कहा जाता है, हाँ। तो नॉन कॉपरेशन होते होते लास्ट में आदमी क्या होगा, उसको बिजनेस मिलना बंद हो जाएगा, काम बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा, उसे इतना प्रताड़ित कर दिया जाएगा कि उसे मजबूर होकर कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो जो आबादी घटने का जो मेन रीजन है ना, वो तो यही है कि आपका वहां आदमी घटता चला गया, क्योंकि कारण क्या है, उसके पास रोजगार नहीं, मैडम खाएगा तो ना, जिंदा तो रहना ही है। अब भी तो जो जद्दोजहद है वो जिंदा रहने की है, और उस समय भी पूरी जद्दोजहद जो है वो जिंदा रहने की है। आदमी धर्म तब मानेगा जब जिंदा रहेगा, जब आदमी नहीं रहेगा तो आपका धर्म कहां से माना जाएगा। तो सबसे बड़ी जद्दोजहद जो आज की तारीख में जो लोगों की वहां पे मौजूद है, उन्हें पता है कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन कितना भी पैसा हो आपको बचाने वाला कोई नहीं है, और लूटने के लिए सब आपको पता ही आता है। ठीक है विकास जी, लौटती हूँ मैं आपके पास। हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी जुड़ गए हैं, संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष है, हमेशा संस्कृति को लेकर, हमारी संस्कृति बचाने को लेकर आवाज उठाते हैं। उनके पास मैं जाऊंगी। चंद्रशेखर जी, आरक्षण वाला जो आंदोलन था वो अब हिंदुओं तक पहुंच गया है, यानी हिंदुओं के साथ लूटपाट, उनके साथ मारपीट, उनकी हत्याएं बांग्लादेश में बढ़ गई हैं, और एक बड़ा खतरा हिंदुओं के ऊपर जो है वो मंडरा रहा है बांग्लादेश में। मंदिरों को आप देखिए, तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं किस तरह से इस्कॉन मंदिर को आग लगाई जा रही, लगातार आगजनी और वहां पर हिंसा देखने को मिल रही है। किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? कि ये तो होना ही था, क्योंकि वहां पर 7% हिंदुओं की आबादी है। आप देखिए, यहाँ इन लोगों को सिखाया इस प्रकार का जाता है। आप यहाँ पर भी देखते होंगे कभी कभी कई बयान ऐसे आते हैं मुस्लिम नेताओं के कि अगर हम जिस दिन सत्ता में आ जाएंगे तो उस दिन हम बताएंगे, मोदी जी एक बार मोदी जी और योगी जी हट जाएं उसके बाद हम बताएंगे। तो इस प्रकार की जो धारणा लेकर काम करते हैं, लेकिन हम हिंदू समाज के लोग बड़े सहिष्णु हैं और बड़े सहनशील हैं, हर चीज को बड़ा आराम से स्वीकार करते हैं। अभी मैं आपकी बात सुन रहा था कि सांप्रदायिक सौहार्द, गया जमाना वो वाला कि गांधी जी ने कहा कि एक तमाचा मारे तो दूसरा गाल और आगे कर दो, तो दूसरा गाल अब आगे करने वाला जमाना चला गया। अब तो अगर एक गाल पर आपने उंगली भी टच करी तो हाथ तोड़ डाला जाएगा, वो जमाने चले गए। अगर इन क्रियाओं की प्रतिक्रिया दूसरे देशों में प्रारंभ हो गई जहां पर हिंदू जो है बहुसंख्यक मात्रा में है, तो आप बताइए देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। लेकिन आप देखिए, भारत के कोई मुस्लिम नेताओं का कोई वक्तव्य नहीं आ रहा है कि वहां के मुस्लिमों को ये ध्यान देना चाहिए कि हम भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम भी यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित रह रहे हैं। लेकिन कोई मुस्लिम नेता का बयान नहीं आएगा। इजराइल या तुर्की में अगर मुस्लिमों के खिलाफ कोई कार्य हो जाएगा तो हिंदुस्तान में जो है हमारे यहाँ मुस्लिम जो कट्टरवादी नेता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं टोपियां लगाकर। आप उनको विचार करना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि अगर वहां पर हिंदुओं को आपने किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाई तो हमारे ऊपर भी किसी भी प्रकार से हानि हो सकती है। मैं तो भारत सरकार से ये निवेदन करूंगा, केंद्र सरकार से, कि सीधे आक्रमण करके और इन हमारे हिंदुओं को बचाकर और लेके आना चाहिए, और नहीं तो जिसका क्रिया की पूर्ण प्रतिक्रिया हिंदुस्तान को देना चाहिए। ठीक है चंद्रशेखर जी। प्रबोधानंद जी महाराज, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, क्योंकि हिंदुओं को वहां पर टारगेट बनाया जा रहा है, और अब जिस तरह की खबर मिल रही है कि 1 करोड़ हिंदू जो हैं वो भारत आ रहे हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। संख्या इससे ज्यादा या कम हो सकती है, लेकिन इतने हिंदू वहां पर हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इतने हिंदू अगर भारत आ रहे हैं तो फिर अब किस तरह से भारत का माहौल, अब देखिए पश्चिम बंगाल में क्योंकि वो आ रहे हैं, इस तरह की जो सूचना है वो मिल रही है, किस तरह से उसको देखें? क्योंकि वहां बांग्लादेश से जो हिंदू आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सीएए की जो हम बात कर रहे हैं, नागरिकता उनको दी जाएगी, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां क्या होंगी? आप
हिंदुस्तान के डिवीजन पर जाइए जो जो भाई साहब क्या हाल है? तो आप देखेंगे डिवीजन का हाल ये था, मुसलमानों ने ये कहा था कि हम पाकिस्तान में रहेंगे, उसका एक हिस्सा पूरी पाकिस्तान बांग्लादेश है, और ये तय था कि भाई वहाँ केवल मुसलमान रहेंगे, बचे हुए शेष हिंदू रहेंगे। लेकिन ये जो समझौता हुआ बंटवारे का, उसका पालन नहीं किया गया, और पालन ये नहीं किया गया कि यहाँ तो हिंदू रह गया, हिंदू वहां से भगा दिया गया, पाकिस्तान बांग्लादेश से हिंदू मार दिया गया। बंटवारे के समय 21% हिंदू था, और आज आप बता रहे हैं कि 8% है। मुझे तो ये लगता है ये भी लिखा पढ़त में होगा, इससे भी कम हो गया, क्योंकि मुसलमान का एक सिद्धांत है, वो पूरे मिशन से काम करता है, पूरी धरती को उसे इस्लाम बनाना है, और हिंदू को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। जब ये पाकिस्तान विभाजन का समझौता लागू नहीं हुआ, तो मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, भारत सरकार को तत्काल कार्रवाई करके बांग्लादेश को भारत में मिला लेना चाहिए। 1 करोड़ हिंदुओं को भारत में लाना समाधान नहीं है। समाधान ये है कि भारत का एक अंग बांग्लादेश को घोषित करो, उसको भारत का एक स्टेट बनाओ, और भारत अपनी सरकार अपना नियंत्रण करे, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार नियंत्रण खो चुकी है, और वहाँ पर आतंकवादियों की आतताइयों का शासन हो गया है, जिहादियों का शासन हो गया है, जो मानवता के दुश्मन है, और हिंदुओं को हत्या कर रहे हैं, हिंदुओं का अपहरण कर रहे हैं, हिंदुओं को मठबंध तोड़ रहे हैं। इसका जवाब नवीन जी से लूंगी मैं। ठीक है महाराज जी, इसका जवाब नवीन जी से मैं लूंगी, लेकिन विकास तिवारी जी, उसके पहले मैं आपके पास आना चाह रही हूँ। देखिए, जो सीएए को लेकर बात की जा रही है, इसको लेकर नागरिकता हिंदुओं को दी जाएगी या फिर जो भी आ रहा है, एक अच्छी पहल है ये, हिंदुओं के लिए सीएए सही है, क्योंकि ढाका यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर है, वहीं के एक प्रोफेसर है अबुल बरकत, जिन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्मिंग एग्रीकल्चर, और ये दावा किया है कि अगले 30 साल तक वहां पर जितनी भी हिंदू आबादियां बची भी है वो भी खत्म हो जाएगी, यानी वहां पर हिंदू आबादी बचेगी ही नहीं बांग्लादेश में। मैंने कहा ना मैडम, प्रेशर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, केवल तलवार के बल पे आप कहो कि इस्लामिक कन्वर्जन, अभी आपने अगर ये आपको दिखा होगा, लोग आजकल ट्विटर पे और बहुत ज्यादा वो चल रहा है कि शेख हसीना भाग गई, मतलब गद्दाफी झोला उठा के भाग जाएंगे, बहुत सारे तरीके के, मतलब एक पूरा जो नैरेटिव जो फिलिस्तीन के पक्ष में चलाया करते थे, वो आज पूरा नैरेटिव चला रहे हैं कि तानाशाह भाग गया। मैडम, तानाशाह नहीं, आप वहां पे जाके देखो, जो वहां पे महिलाओं के कपड़े ले लेके जो शो ऑफ किया जा रहा है, आप ये जरा सा एक बार सोचिए कि अगर वो महिला इनके हत्थे चढ़ गई होती, अगर शेख हसीना उनके हत्थे चढ़ गई होती, या तस्लीमा नसरीन उनके हत्थे चढ़ गई होती, तो उसके साथ क्या इन्होंने हाल किया होता। तो बाकायदा वो महिला नहीं, तानाशाह नहीं भागी है, वो वहां की मतलब प्रेसिडेंट नहीं भागी है, वहां की बेसिकली एक महिला भागी है, अपनी इज्जत बचाते हुए भागी है, क्योंकि उसकी इज्जत तार तार होनी सुनिश्चित थी। ये इसी कारण से जो बिल्कुल, और इसको लेकर ये सवाल भी विकास जी खड़ा होता ही है कि 57 इस्लामिक देश है पूरी दुनिया में, लेकिन शेख हसीना सिर्फ भारत ही क्यों आई, ये भी एक बड़ा सवाल है। भारत में कहीं ना कहीं वो खुद को महफूज भी कर रही है, लेकिन यहाँ पर जब वो आई हैं, उसके बाद एक संक्षिप्त में जवाब चाहूंगी मैं विकास जी आपका इस पर। शेख हसीना यहाँ पर हैं, तो क्या इससे एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स हैं बांग्लादेश में वो बढ़ सकते हैं अगर वो यहाँ रुकती हैं, या फिर अगर वो ज्यादा दिन भी यहाँ पर रह जाती, क्योंकि 2 दिन से वो यहाँ पर हैं, बाहर जाने की वो कोशिश कर रही हैं, यानी फिनलैंड और लंदन जाने के लिए, लेकिन अगर यहाँ पर वो रुकती है, भारत उन्हें पनाह देता है, तो बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई देने लग जाएंगे। मैडम, भारत ने कब परवाह की है? जब दलाई लामा हमारे देश में आए तो हम तो शरणागत वत्सल हैं, तो जब पारसी यहाँ आए तो जूनागढ़ के महाराज ने उन्हें शरण दी थी, जब दलाई लामा वहां से आए तो हमने दलाई लामा को भी निर्वासित किया है, तो अगर वो उन्होंने हमारे यहाँ असाइलम मांगा है, तो उन्हें एक यकीन है कि भारत जो है वो उनकी रक्षा करेगा। और हमारे यहाँ आप तो पुराना मैडम जो सनातन का इतिहास रहा है कि शेर मतलब गऊ की रक्षा के लिए महाराजा शिव ने अपना शरीर दान कर दिया था, हिस्सा काट दिया था, तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, अगर किसी को शरण लेने आएगा तो मैडम उसको शरण हम देंगे।
तो ठीक है। इसमें मतलब हमारी ब्लड में है, ये इसको आप ठीक है। रोक नहीं सकते। ठीक है विकास जी। नवीन जी, प्रबोधानंद जी महाराज की बातों का भी जवाब दीजिए ना। और इंडिया के देखिए 5 राज्यों की सीमा जो बांग्लादेश से जुड़ती है, लगभग 4 से 4,500 किलोमीटर की, वो 5 राज्य मैं आपको बताऊं, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ये 5 राज्य, क्योंकि अब बांग्लादेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर कट्टरपंथी जो धारा है वो ज्यादा बढ़ गई है। कट्टरपंथियों के जो हम, क्योंकि अब जो परिस्थितियां वहां पर है वो कुछ अलग है, जो पहले परिस्थितियां थी आंदोलन को लेकर वो कुछ अलग थी। अब इसको लेकर भारत सरकार किस दिशा में काम करने वाली है? क्योंकि ये जो 5 राज्यों की सीमा हम बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल की भी अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं के आने की खबर मिल रही है वो भी यही है कि पश्चिम बंगाल वो हिंदू आ रहे हैं। इसको लेकर अब सीमाओं की सुरक्षा को लेकर क्या एक्शन लेने वाली है भारत सरकार? देखिए, सीमाओं पर पहले से फोर्स तैनात रहती है, उसकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। उसमें रेड अलर्ट इस वक्त जारी है, सभी को अलर्ट कर दिया गया है। और जहां तक बात है कि अगर लोग वहां से आते हैं तो उसको सरकार कैसे लेगी, उस पर सरकार अपना दिशा निर्देश जारी करेंगी। लेकिन जहां तक बात है, अभी तिवारी जी ने भी कहा कि शेख हसीना जो वहाँ की जिन्होंने रिजाइन किया पीएम पद से, वो यहाँ पर भारत में हैं, और अगर भारत से शरण मांगेगी तो उनको शरण देनी पड़ेगी। और अगर कहीं बाहर के देश में वो शरण मांग के लिए जाएंगी तो बाहर के देश भी उसमें देंगे। लेकिन इस वक्त जो ये अलग प्रकार का संकट बांग्लादेश में खड़ा हुआ है, इसमें भारत तो प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन इस पर विश्व समुदाय का भी ध्यान आकर्षित होना बहुत जरूरी है। और एक ये नई प्रकार की जो एक परिस्थिति बन रही है एशिया में, साउथ एशिया की अगर हम स्पेशली बात करें, तो इन परिस्थितियों को बहुत गहराई से स्टडी करते हुए ये रिपीट ना हो, ये ना हो पाए, इसकी भी जिम्मेदारी कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि भारत सरकार पर है। और भारत सरकार उस दिशा में काम करेगी। और भारत सरकार इतनी ताकतवर है, इतनी मजबूत है कि वो इन सब चीजों का समाधान निकाल सकती है। जी, लेकिन ऋषिका जी। नवीन जी, यहाँ पर क्योंकि मुजीबुर रहमान की जिस तरह से मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की गई, राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान वहाँ के माने जाते थे, जनक एक तरह से बांग्लादेश का उनको कहा जाता था। और जिस तरह से उनकी मूर्ति को गिराने का हर तरह से प्रयास किया गया, उसके साथ तोड़फोड़ की जा रही है, और जो गुस्सा वहाँ की जनता में है, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बीएनपी जो है वहाँ का विपक्षी दल और इस्लामी जमाती की जो हम बात कर रहे हैं पूरी स्ट्रेटेजी के तहत किया गया। पहले आंदोलन किया गया, फिर हिंदुओं को टारगेट किया गया। बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो छात्र शिविर नाम का जो संगठन है उसको भड़काया गया और यहाँ तक उसको पहुंचाया गया, और इसमें बांग्लादेश की जो आर्मी है, क्या वो आर्मी काबू नहीं कर पा रही इन दंगाइयों पर? तो बहुत सारे लोग नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत कुछ ही लोग हैं इसमें ये शामिल कह हुए, रहे हैं कि सेना लेकिन का जो आर्मी की आप बात कर रहे हैं, आर्मी का भी सपोर्ट मिल रहा है प्रदर्शनकारियों को। तो मैं यही बिल्कुल उस बात से तो लग रहा है कि अगर जिस प्रकार से वहां पर अल्पसंख्यक हताहत हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं आर्मी भी इसमें संदिग्ध रोल अपना निभा रही है। और कहीं न कहीं हमारा दूसरा पड़ोसी देश जो है, जिस प्रकार से बांग्लादेश बनने के बाद जिसको तकलीफ हुई, और बंग बंधु के नाम से जो है, जिन्होंने मुजीबुर रहमान की बात आप कर रहे हैं, जो बांग्लादेश के जनक रहे हैं, और उनकी मूर्ति को तोड़ना, ये कहाँ का इशारा हो सकता है? कौन लोग ये कह सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश की जनता इस प्रकार का अभद्र व्यवहार कर सकती है। बांग्लादेश की जो जनता है वो इस वक्त अचंभे में है, हतप्रभ है, लेकिन जो दंगाई है, जो कट्टरपंथी है, वो इस वक्त चरम उस पर है, जिसमें सेना का भी कहीं न कहीं रोल इसमें लग रहा है। वो भी देखने वाली बात है कि सेना का हाथ किस तरह से है। अभी आपने देखा होगा, सेना ने अपना बयान दिया है कि हम जल्दी एंट्रिम गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन देखने वाली बात यह है कि सत्ता किसके पास रहेगी? क्या वो एंट्रिम सरकार के पास रहेगी या सेना के पास रहेगी? और ये भी एक सवाल, सबसे बड़ा ज्यादा सवाल जरूरी ये भी है वहां पर नवीन जी, क्योंकि सबसे पहले तो ये हो जाना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर वहां पर बहाल हो जाए, ताकि इस तरह की परिस्थितियां जो सामने आ रही है वो ना आए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। विकास जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी, और चाहूंगी प्रबोधन महाराज जी ने, हठ योगी महाराज जी ने, चंद्रशेखर महाराज जी ने जो भी प्रश्न उठाए हैं उन पर एक प्रतिक्रिया आप दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, दिल दहला देने वाले हैं। जिस तरह से इस्कॉन मंदिर के पंडित जी का वहां से जो भी वीडियो सामने आया है, वो रो रहे हैं, वहां से मदद की गुहार लगा रहे हैं, वहां से महिलाएं रो रो कर मदद की गुहार लगा रही है, और जिस तरह से वहां की परिस्थितियां हैं। और इसके साथ बांग्लादेश और भारत, अगर परिस्थितियां ठीक होती हैं, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बहाल हो जाता है, और जिस तरह से क्योंकि सेना प्रमुख ने एकदम सदे हुए शब्दों में जो कहा था कि अब हम अंतरिम सरकार बनाएंगे और सभी को न्याय दिलाने का काम करेंगे, वहां पर अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उसके बाद बांग्लादेश और भारत के जो पहले मैत्रीकरण जो भी हमने देखे हैं संबंध, अब वो क्या होने वाले हैं, अब क्या होंगे इसके बाद भविष्य में? मैडम, शेख हसीना सरकार बाकायदा सेना के शासन को हटा के वहाँ आई थी,
आप अगर इस बात को लेके चलते हैं कि सेना अगर वो कुछ कर रही है, बात मैं मानूंगा कि सेना का पीछे बैकग्राउंड जो बैकअप सपोर्ट है वो सेना की तरफ से ही है। इसके ऊपर अगर कोई प्रेशर अगर काम कर सकता है तो वो इंटरनेशनल प्रेशर है, यूएन को तुरंत सामने आना चाहिए। कारण क्या है कि वहां पे जिस हिसाब से, क्योंकि हिंदू उनका विरोधी नहीं है, अगर आपके आपसी मतभेद थे भी तो आपका हिंदुओं से कोई झगड़ा नहीं था, तो उनको बकायदा असाइलम, बकायदा एक टीम भेजी जानी चाहिए, उसको ऑब्जर्वर रखने चाहिए, अगर जरूरत पड़ जाए तो शांति सेना भी भेजी जानी चाहिए। तो वो बकायदा भारत को इस मुद्दे को लेकर तुरंत यूएन मतलब यूएन में जाना चाहिए और वहां से बाकायदा और देशों के साथ, क्योंकि इस समय भारत एक विश्व मैत्री में है, गुटनिरपेक्ष समूह के साथ है, तो वो, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे, हम पहली बात हम कह रहे हैं कि आप अब किसी का अत्याचार ना हो, तो एटलीस्ट उनको प्रोटेक्शन के लिए उस सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का काम करना जरूरी है। अब अगर आप इसमें नहीं, भारत की सेना डायरेक्ट एक्शन नहीं कर पाएगी, बहुत ज्यादा अगर सोचा जाए, वो हम अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ये चीजें ना फैल जाए, लेकिन अगर बांग्लादेश में काम करना है तो उसके लिए मैम इंटरनेशनल प्रेशर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। यूएस को आगे आना पड़ेगा, बहुत सारे जो है ये सारे जो संगठन है, जब तक ये आगे नहीं आएंगे तब लेकिन तक जो आज बैठक की गई, सर्वदलीय बैठक भी और सरकार की नीति में भी जो चीजें सामने आ रही है विकास जी, वो यही है कि ये जो सारी चीजें हैं वो हम अपने देश में ही सुलझाएंगे, यानी कहीं ना कहीं भारत का इस पर क्या रुख होना है ये हमारा अंतरिम मामला है। नहीं, अभी तो मैडम ममता बनर्जी जी का भी आज बयान आया है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि उन्हें भी लग गया है कि अगर ये मामला सुलझा विपक्ष ने तो सपोर्ट शायद किया बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, तो उन्होंने सपोर्ट में ही बयान दिया है, जबकि वो नॉर्मली इसके अगेंस्ट रहती है, लेकिन इस बार अभी वो है, तो कायदे से मैडम अगर कोई आग जल रही है तो उसको ठंडा करने की आवश्यकता है, ना कि उसे सुलगाए जाने की आवश्यकता है। तो इस समय बहुत ज्यादा जो जरूरत है वो कायदे से इंटरनेशनल इंटरफेरेंस की है, ताकि वहां पे नरसंहार रोका जा सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विकास जी, अभी क्योंकि भारत सरकार वेट एंड वॉच की पोजीशन में है और कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, वहां से भारतीयों को वापस लाने में भी, और इस पर भी कहीं ना कहीं रणनीतियां जो है वो बनाई जा रही है कि जो हिंदुओं पर वहां पर हमले हो रहे हैं, अब किस तरह से देखा जाएगा, इसका जो भी भविष्य में परिस्थितियां हैं वो कैसी होंगी, इस पर नजर भारत सरकार की भी बनी हुई है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले क्यों, ये एक बड़ा सवाल, कट्टरपंथियों का शोर किस तरह से बढ़ता जा रहा है, प्रदर्शन के नाम पर अराजकता जो फैलाई जा रही है उससे कहीं ना कहीं हिंदुओं में आक्रोश भी है और वहां के हिंदू जो हैं वो अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। बांग्लादेश में अराजकता और बगावत जिस तरह से अब बढ़ती जा रही है, नॉनस्टॉप हिंसा वहां पर हो रही है और कई सवाल इसको लेकर खड़े होते हैं कि आखिर जो प्रदर्शन, जो आंदोलन सिर्फ आरक्षण को लेकर था, जैसे छात्रों ने शुरू किया था, उनकी डिमांड मांगने के बाद वो थमा क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। सेना ने इसे कंट्रोल क्यों नहीं किया, क्योंकि सेना प्रमुख इससे बतौर आगे दिखाई दे रहे थे और उनका कल बयान भी सामने आया कि अब हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, तो अभी तक वो प्रदर्शन थमा क्यों नहीं, वो लगातार क्यों बढ़ा जा रहा है? क्या एक बड़ी रणनीति, एक बड़ी स्ट्रेटेजी इसको पीछे थी हिंदुओं को टारगेट करने की? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।